आप इमेजिन करो कि आपके पास आपकी फेवरेट कार है, आपका फेवरेट कलर, आपका फेवरेट ब्रांड, आपका फेवरेट मॉडल और आप उसको लेके बहुत खुश हो। और फिर एक दिन आप सोचते हो कि चलो इसको चला के देखते हैं। और जब आप जाते हो उसे चलाने तब आपको समझ में आता है कि इसमें तो इंजन है ही नहीं। तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मेरे पास होते हुए भी कुछ है नहीं। ये बस एक डिब्बा ही था। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं, उसकी कहानी भी थोड़ी मिलती-जुलती है इसी कहानी से। मैं बात कर रहा हूँ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ वेंकी। सो ये किताब मैंने पढ़ी है और इस किताब के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि इसके टाइटल में हमें दिखता है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये जो थिंक शब्द है, पूरी किताब में ये थिंक शब्द एकदम सेंटर में है। पूरी किताब थिंकिंग से रिलेटेड है। जो हमारे ऑथर हैं जोसेफ वेन, वो बताते हैं कि हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुःख होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हट जाएँ और हम एक हैप्पी लाइफ़ जी सकें। तो उसको लेकर जो ऑथर हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी की सारी भी दिक्कत है, सारी भी परेशानियाँ हैं, उसके पीछे का कारण है थिंकिंग। तो अगर हम इस थिंकिंग को हटा सकें, तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलेगी। तो जोसेफ विंग कहते हैं कि हमें थिंकिंग को हटा के एक नॉन थिंकिंग फेज में जाना है। तो ये किताब में जो बात करी गई है वो इसके बारे में ही है कि कैसे हम थिंकिंग से हट के नॉन थिंकिंग फेज में जाएं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमें थिंकिंग के बजाय थॉट्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, थिंकिंग से हटा के नॉन थिंकिंग फेज में जाना। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हम सोचेंगे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल यही रिएक्शन था मेरा भी इस बुक को पढ़ने के बाद। पर उसमें ऑथर जो है वो कहते हैं कि लेकिन हमें थिंकिंग नहीं थॉट्स पे जाना चाहिए। थॉट्स जो हैं वो ऑथर ने बताया कि डिवाइन है। वो यूनिवर्स से सीधा आते हैं। यूनिवर्स से हम उसे डाउनलोड कर पाते हैं। जो बिगर लेवल कॉन्शियसनेस है उसको बोला या लाइफ बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड जो आते हैं, डिवाइन डाउनलोड्स, उसको थॉट्स बोला है ऑथर ने। तो अब आगे जो भी मैं बात करूँगा, वो सब मेरे खुद के ओपिनियन है, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो आप उसी से इसको कंसिडर करिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले जो एक ये बात करी गई है कि थिंकिंग, हमें थिंकिंग नहीं करनी है, थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर सफरिंग। ये जो बात करी है ऑथर ने। बट बिल्कुल ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम सोचें ना? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर हमारे पास ब्रेन है, अगर हमारे पास माइंड है, अगर हमारे पास मेमोरीज है, थिंकिंग तो होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थिंकिंग ना हो। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं, जैसे कि हम सब जानते हैं जो काफी ज्यादा कॉन्शियस ह्यूमन हुए हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जैसे कि संत कबीर, क्या वो सब नहीं सोचते थे? अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद की जो पूरी जिंदगी है, जो काफी स्ट्रगल रहा उनका, वो भी काफी सोचते थे कि कैसे मुझे कहाँ लेक्चर देने हैं, कैसे थोड़ा पैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे कहाँ पे आश्रम खोलना है। उनको काफी दिक्कत थी पैसे की, अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों ने उन्हें सपोर्ट करा नहीं। हम बस बोलते रह गए, तालियां बजाते रह गए, वो भी उनके मरने के बाद। लेकिन जब वो जिंदा थे तब हमने उन्हें सपोर्ट करा भी नहीं। सो वहां पे दिखता है कि कैसे सोच रहे हैं वो। थिंकिंग तो एक एसेंशियल है। अगर मैं बात करूं, इसी में ही ऑथर ने एक ज़ेन स्टोरी की ज़िक्र करा है कि एक मॉन्क होते हैं, उनको मेडिटेशन करना होता है और जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं ना, तो वो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कभी उनके आस-पास कुछ पक्षी आ जाते हैं, कभी कुछ जानवर आ जाते हैं, कभी कुछ लोग गुज़र जाते हैं, तो उन्हें डिस्टर्बेंस होता है और इसकी वजह से वो ध्यान उनका लगता नहीं है कभी। तो इसलिए जब वो अपने मास्टर को रिपोर्ट करते हैं, तो यही कहते हैं कि मुझसे ध्यान हो ही नहीं पा रहा है, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हैं मेरे आसपास और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है इस वजह से। तो एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना नदी के एकदम बीचों-बीच जाके वहाँ पे ध्यान किया जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। तो वैसे ही वो करते हैं और उसमें वो सफल भी रहते हैं। नदी के बीचों-बीच वो एकदम जाते हैं और वहाँ पे जाके जब वो ध्यान करते हैं, तो उनका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काफ़ी अच्छा ध्यान चलता है। बट एक दिन क्या होता है कि जब वो नदी के बीचों-बीच थे, एकदम ध्यान कर रहे थे, बोट में बैठ के, तब उन्हें कुछ आवाज़ आती है और जब उनकी वो आँख खुलती है, तब वो देखते हैं कि उनकी जो नाव है, उससे टकराने के लिए एक और नाव उनकी तरफ बढ़े जा रही है। वो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई जो भी है अपनी नाव हटाओ, टकरा जाएँगे।
चोट लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और आखिरकार वो नाव टकराई जाती है। तो अब जब टक्कर होने के बाद मॉन्क को गुस्सा आता है बहुत और वो कहते हैं कि अरे भाई तुमने देखा कैसे नहीं, क्या कर रहे हो? तब वो देखते हैं कि उस जो नाव जो टकराई उसमें कोई है ही नहीं, उसका कोई चालक ही नहीं है। वो नाव पानी के बहाव से खुद शायद तट से वहां तक आ गई और टकरा गई। और इसके बाद वो समझ जाते हैं कि अरे ये तो किसी की कोई साजिश नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा, ये तो बस एक होने वाली चीज है कि एक रैंडम घटना है। तो उनका एकदम गुस्सा शांत हो जाता है और तब वो ये चीज समझ पाते हैं कि इससे पहले जो भी मेरे साथ हो रहा था, जो भी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा था, जो भी पक्षी मेरे पास आ जाते थे या जो जानवर निकलते थे या जो इंसान निकलते थे, वो वो भी तो एक रैंडम घटना ही है। असल में दिक्कत तो ये थी कि मैं उनको कैसे परसीव कर रहा था, मैं उस रियलिटी को वैसे देख ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा। सो इस जैन स्टोरी का ऑथर ने जिक्र करा है इस बुक में। बट देखो क्या समझाने के लिए कि थिंकिंग से हमें नॉन थिंकिंग फेज में मूव करना है। बट आप इस स्टोरी को देख के मुझे बताइए, क्या यहाँ पे मॉन्क ने थिंकिंग से नॉन थिंकिंग फेज में शिफ्ट हुए, या फिर उन्होंने जो अपनी थिंकिंग थी, जो उनकी रॉन्ग थिंकिंग थी, उसको सही करा? सोचा उन्होंने, पर लेकिन पहले वो गलत सोच रहे थे, अब सही डायरेक्शन में सोचा। पहले वो रियलिटी को अपने ही माइंड के अकॉर्डिंग कुछ परसीव कर रहे थे जो कि गलत था। फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि ये तो रैंडम घटनाएं हैं, तो इस पे क्या किसी का जोर चलता है, क्या गुस्सा करना। तो यहाँ पे थिंकिंग तो होगी ही होगी। फिर अगर हम दूसरी बात करें थॉट्स की, जो ऑथर है वो बात करते हैं कि थॉट्स हैं वो डिवाइन डाउनलोड्स हैं यूनिवर्स से। सो अब ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती है कि कैसे यूनिवर्स से डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं। अब ये चीज मैंने पहले वैसे सुनी हुई है, इससे मिलती जुलती। अगर आपने सुना हो, भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे रामानुजन। सो वो शायद ऐसा कहते थे कि ये जितनी भी मैं गणित कर रहा हूँ, जितना भी मेरे जो ज्ञान है, ये सब मेरी देवी से आ रहा है। पर यहाँ सुनने से पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि रामानुजन सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने खुद ही किताबें पढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बस एक दिन वो सोए अगले दिन उन्हें ये सब ज्ञान आ गया, डिवाइन डाउनलोड्स हो गया, देवी से आ गए। नहीं, उन्होंने पहले वो काम कर लिया था, वो पहले पढ़ चुके थे उतना, वो पढ़ ही रहे थे। तो शायद एक जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो ना, तब आपको शायद इस प्रकृति से ही देख के चीजें समझ में आने लगती है। तब तब आप कह सकते हो, जब एक जैसे जैन हमारी कहानियां होती है उसमें भी ये होता है कि एक सडन एनलाइटनमेंट होता है। तो वो कैसे है? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपना काम कर चुका है, वो राइप है। अब बस एक एक ऐसे मोमेंट, एक ऐसे इंसिडेंट की तलाश है जिससे कि उसके जो जहां वो अटका हुआ है वो आगे बढ़ सके उससे एकदम। तो सडन एनलाइटनमेंट इसलिए जैन में हम देख पाते हैं। मेरे को लगता है बिल्कुल वैसे ही रामानुजन जो थे उन्होंने भी अपना सारा काम कर ही रहे थे। तो वो शायद कहते थे कि जब उन्हें देख आस-पास चीज़ें देख के समझ में आती थी, और तब उन्होंने ये, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा और एक इनोसेंट डिसीजन था कि उन्होंने कहा कि ये सब मेरे देवी से आ रहा है, मैंने कुछ नहीं करा। इसमें अपने ईगो को सब हटा दिया उन्होंने। तो यहाँ ऐसे अगर बात करी जाए डिवाइन डाउनलोड्स की जो बात करी गई है, तो समझ में भी आता है। पर उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें जो पर्सन है वो पूरा-पूरा काम अपना पहले कर रहा है और करता ही जा रहा है। ये नहीं कि आप बस बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि डिवाइन डाउनलोड्स हो जाएँगे मुझे, नहीं होंगे। अगर मैं सोचूँ कि मैं भी रामानुजन की तरह कुछ लिख दूँ, कोई थ्योरम्स लिख दूँ, कभी नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ उस फील्ड में हूँ ही नहीं, मैं उसके बारे में कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, तो सपने में थोड़ी ना कुछ आ जाएगा। अब आप खुद थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर आपको मान लीजिए जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और आप सोचें कि कल को आप कुछ एक जर्मन लैंग्वेज में बहुत बढ़िया एक पोएम लिख देंगे या स्टोरी लिख देंगे, ऐसा पॉसिबल है? आप एक शब्द नहीं लिख पाएँगे, क्योंकि आपको आती नहीं है। तो ये जो डिवाइन डाउनलोड्स और थॉट्स वाली चीज़ थी, ये मुझे लगता है कि बहुत कच्ची चीज़ है, ये कहीं तक जाती नहीं। और मैं इस बुक की अगर बात करूँ तो इस बुक में मुझे लगता है सिर्फ़ 10% बातें ऐसी थी कुछ, जो थोड़ी-सी सेंस बनाती थी, और 90% क्योंकि थिंकिंग से रिलेटेड था, तो वो मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं है। 10% ही बातें क्यों, जैसे ऑथर ने बात करी है कि हमें लाइफ़ के साथ यूनिटी में रहना चाहिए, वी हैव टू बी वन विद द लाइफ़। एक टाइम पे बात करी है कि हमें सरेंडर भी करना चाहिए, फेथ होना चाहिए। वो बात भी समझ में आती है कि हाँ, हम अपने रैशनल थॉट से बहुत दूर तक जा नहीं सकते हैं। एक टाइम के बाद हमें फेथ करना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आती है।
इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, पर एक टाइम के बाद फेथ भी ज़रूरी होता है। सो मेरा मानना तो यही था इस बुक के बारे में। ये जो थिंकिंग और थॉट्स की बात करी गई है, सफरिंग का इसका ये कोई मूल कारण नहीं है, बल्कि ऑथर ने इसके बारे में कुछ उन चीज़ों की बात नहीं करी है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे कि हमारी कंडीशनिंग, उसके बारे में कोई बात नहीं है। हमारी ईगो, हमारे हम कैसे रियलिटी को परसीव करते हैं, उसके बारे में कुछ बात नहीं करी गई है। और बस मेरे को ये बुक बस एक प्रोजेक्ट की तरह लगी कि एम हमारा है टू गेट हैप्पीनेस या फिर टू बी एनलाइटेंड, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन है हमारी कि थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। देन उसके बाद प्रोसीजर में सारे स्टेप्स हैं जो कि इस बुक में ऑथर ने बताए हुए हैं कि कैसे हमें खुद को देखना है, एक एनवायरनमेंट सेट करना है नॉन थिंकिंग का। और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो अचीवमेंट होता है कि नाउ वी आर फ्री फ्रॉम एवरी सफरिंग, एंड हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं, सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब मिल जाएंगे। ऑथर ने बिल्कुल यही लिखा है कि सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। बट ऐसा मुझे नहीं लगता। जो लोग सही में कॉन्शियसनेस लेवल जिनका जिनका ऊंचा हुआ है काफी हिस्ट्री में, उनकी जिंदगी में काफी संघर्ष था। कोई ऐसा एकदम उनकी जिंदगी एकदम बेड ऑफ रोजेस नहीं बन गई थी। सो मुझे लगता है कि ये चीज काफी मिसिंग है इस बुक में। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऑथर ने बिल्कुल ये जानबूझ के करा है। ऑथर को शायद जितना समझ में आया उन्होंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया कि शायद लोगों को हेल्प हो जाएगी। उनकी भी कोई जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिनके बारे में हम बात करते हैं। बट आप खुद सोचिए, अगर कोई डॉक्टर है और वो खुद अपने फुल होश में नहीं है, तो क्या वो सर्जरी करने जब जाएगा तो सर्जरी भी ठीक हो पाएगी? सो आई थिंक कि और चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। थिंकिंग और थॉट्स, ये सब चीजें बहुत, ना तो ये रियल कॉज हैं और ना ही जैसा इन्हें दिखाया गया शायद वैसे भी नहीं है। सो ये था मेरा इस बुक के बारे में ओपिनियन। ये सब मेरे खुद पर्सनल ओपिनियन थे। आप भी बताइएगा अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको क्या समझ में आया। और कमेंट्स में आप बताइएगा, मैं पढ़ूंगा, काफी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स अगर आप करोगे तो। और बस इतना ही था इसके लिए। मिलते हैं अगली बार एक नए बुक रिव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।